कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी विपक्ष की। नई सरकार के बनते ही विपक्ष को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने का नोटिस लालू परिवार को सौंप दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बागी नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित किया है। लेकिन इसके बीच भी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कांग्रेस और राजद में भी कलह देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव की हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ने में व्यस्त है। तो क्या कुछ चल रहा है विपक्ष के खेमे में, बताएंगे आपको। बिहार की राजनीति का मौसम हमेशा गर्म रहता है, लेकिन इस बार विपक्ष का खेमा तो आग की तरह सुलग रहा है। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार ने न सिर्फ सीटें छीनी बल्कि विश्वास भी तोड़ा। आरजेडी को महज 25 सीटें मिली, जबकि एनडीए ने 202 का जादू चला दिया। यह हार इतनी बुरी थी कि आरजेडी, जो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, अब तीसरे नंबर पर सरक गई है। तेजस्वी यादव, जो चुनावी रणनीति के सूत्रधार थे, अब छाया हुए नजर आ रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी लग रही है। पाटलिपुत्र से हारने के बाद वो दिल्ली चले गए, जहां लालू परिवार के पुराने साथी और कानूनी सलाहकारों से मुलाकात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गायबगी राजनीति है या हार का चुभन है। आरजेडी के अंदरूनी स्रोत बताते कि तेजस्वी अब फोकस आईआरसीटीसी घोटाले पर कर रहे हैं, जहां 4 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है। यह मामला 1996 का है, जब लालू प्रसाद चारा घोटाले के बाद रेल मंत्री बने और कथित तौर पर टेंडरों में भ्रष्टाचार किया। सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी का नाम भी आया है और अगर कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो उनकी विधायकी खतरे में पड़ सकती है। तेजस्वी ने पहले कहा था कि यह राजनीतिक साजिश है, लेकिन अब सबूतों की कड़ी मजबूत हो रही है। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वोट शेयर के बावजूद सीटें कम मिली क्योंकि वोट बिखरे हुए थे। कई जगहों पर सेकेंड पोजीशन मिली, लेकिन फर्स्ट पोस्ट या पोस्ट सिस्टम ने एनडीए को फायदा पहुंचाया। यह हार पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि 2005 में भी 55 सीटें मिली थी, लेकिन 2010 में तो सिर्फ 22 और अब 25 सीटें ही बची है, जो परिवारवाद और गठबंधन की कमजोरियों को उजागर कर रही है। पारिवारिक कलह का जख्म तो और गहरा है। लालू राबड़ी परिवार, जो बिहार की सियासत का पर्याय था, अब अपने ही घर में उलझा हुआ है। एक अन्ना मार्ग, पटना का वो आलीशान बंगला जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवंटित था, अब नीतीश सरकार के निशाने पर है। हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि पूर्व सीएम तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी को ये बंगला खाली करना होगा। कोर्ट का तर्क था साफ कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं चलेगा। लालू परिवार ने अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। नतीजा ये रहा कि 26 नवंबर को ही नोटिस थमाया गया, 15 दिन में खाली करो वरना जबरन निकाल दिया जाएगा। तो वही तेज प्रताप यादव की महुआ सीट से हार ने तो जैसे परिवार को हिला कर रख दिया। वो तीसरे नंबर पर रहे, सिर्फ 35,000 वोटों के साथ ये हार दिखा रही है कि यादव वोट बैंक भी अब बिखर रहा है, खासकर जब एनडीए ने ओबीसी और दलित वोटों को मजबूती से कंसोलिडेट किया है। लालू परिवार की कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये बंगला विवाद विपक्ष को और मजाक का पात्र बना रहा है। आरजेडी की टूट फूट तो और चिंताजनक है। चुनावी हार के बाद कई विधायक खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। मधुबनी से आरजेडी विधायक ने इस्तीफा की धमकी दी, कहा कि टिकट वितरण में भाई भतीजा वाद हुआ है। औरंगाबाद और जहानाबाद में भी असंतोष है। तेजस्वी ने मीटिंग बुलाई, लेकिन उपस्थिति कम रही। पार्टी के संगठन महासचिव ने इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया कि हार का ठिकरा नेतृत्व पर फोड़ा जा रहा है। विपक्षी खेमे में यह हलचल एनडीए को फायदा पहुंचा रही है।
नीतीश सरकार ने 26 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई और उनमें से 13 को नए सरकारी बंगले आवंटित कर दिए। ये कदम साफ है, एनडीए मजबूत हो रहा है जबकि विपक्ष बिखर रहा है। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि तेजस्वी को वापस आना होगा, लेकिन पहले परिवार संभाले, वरना 2029 का लोकसभा चुनाव और मुश्किल भरा होगा। पार्टी के अंदर अब सवाल उठ रहे हैं कि 25 सीटों के साथ विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाएगी। कई विधायक बीजेपी या जेडीयू की ओर झुक रहे हैं, खासकर वो जो हार के बाद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रघुनाथपुर से ओसामा साहब की जीत एकमात्र चमक रही, लेकिन वो भी शहाबुद्दीन के बेटे के रूप में विवादास्पद है। आरजेडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा था, लेकिन सीट कम मिली क्योंकि वोट पतली चादर पर फैले। कई जगह 30 से 35% वोट देकर भी हार गए। ये पार्टी के लिए सबक है कि सिर्फ यादव मुस्लिम फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा है। अब चलते कांग्रेस की ओर, जहां हालात और पतले हैं। बिहार कांग्रेस पहले ही महागठबंधन पे दबाव में थी और हार के बाद आंतरिक विद्रोह फूट पड़ा। 26 नवंबर को ही पार्टी ने 7 बागी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये नेता राजेश राम अल्लावरू समेत चुनाव के दौरान ही खुलकर बगावत कर चुके थे। वो कहते थे कि महागठबंधन में कांग्रेस को सीटें कम मिली और आरजेडी ने वोट चुराए हैं। विशेष रूप से वाल्मीकि नगर, सहरसा और किशनगंज में कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगी। बागियों ने कहा कि अल्लावरू पर टिकट देकर हमसे धोखा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं, पार्टी लाइन तोड़ने वालों को माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये निष्कासन पानी पीने की बात है। बिहार कांग्रेस के पास महज 6 विधायक हैं और बगावत ने संगठन को लकवाग्रस्त कर दिया है। 2020 में 19 सीटें थी, लेकिन इस बार सिर्फ 6। ये 10 साल में सबसे बुरी हार है। कांग्रेस का वोट शेयर 5% से भी नीचे रहा और मुस्लिम वोट एनडीए की ओर खिसक गए। बागी नेताओं ने अब खुलकर नीतीश की तारीफ की है, कहा कि महागठबंधन में दम घुट रहा है। 2 विधायक तो बीजेपी ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। ये सब दिखा रहा है कि बिहार में कांग्रेस का आधार खत्म हो रहा है। न युवा लीडर, न स्ट्रॉन्ग कैडर है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कलह तो चरम पर है। हार का विश्लेषण करते हुए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दोष लगा रही है। आरजेडी कहते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोट नहीं संभाला, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि आरजेडी ने यादव वोट बैंक को मोनोपोली कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन को 10 लाख वोटों का नुकसान हुआ, जिसमें से आधा वोट चोरी से हुआ था। पश्चिम चंपारण में आरजेडी प्रत्याशी ने कांग्रेस के वोट काटे और वैशाली में उल्टा हुआ, यानी फ्रेंडली फाइट का ये प्रॉब्लम था। तेजस्वी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कांग्रेस के बागी नेताओं ने एनडीए को फायदा पहुंचाया। जवाब में कांग्रेस के एक नेता बोले, आरजेडी का परिवारवाद ही हार का सबसे बड़ा कारण है। यह आपसी ठिकरा फोड़ना विपक्ष को और कमजोर कर रहा है। 2025 के चुनाव में महागठबंधन को 1.2 करोड़ वोट मिले, लेकिन एनडीए के 1.8 करोड़ से सब बदल गया। अब विपक्षी खेमे में विश्वास का संकट है। क्या गठबंधन बचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने तो एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन उन्होंने 238 सीटों पर लड़ा और कई जगह तीसरा स्थान हासिल किया। यह नया विकल्प विपक्ष को और बांट रहा है। महागठबंधन की कुल 35 सीटें एनडीए के 202 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। नीतीश सरकार के ये झटके विपक्ष को हिलाने के लिए काफी है। 26 नए मंत्रियों को बंगले मिलने से एनडीए का मनोबल ऊंचा है। राबड़ी को 39 हार्डिंग रोड का नया बंगला आवंटित हुआ है, लेकिन ये पुराने वैभव से बहुत कम है। लालू परिवार अब कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। तेजस्वी की अनुपस्थिति ने आरजेडी को बिना कमांडर के छोड़ दिया है। आरजेडी के निष्कासन से बागियों को बीजेपी की ओर धकेला जा रहा है। 2 विधायक तो खुलकर नीतीश की तारीफ भी कर चुके हैं। विपक्ष का ये चक्रव्यूह अब खुद ही टूट रहा है। क्या तेजस्वी लौटेंगे और गठबंधन को संभालेंगे, या हार की आग अब सब चल जाएगा? बिहार की सियासत में अगला अध्याय इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि एनडीए की ये जीत नरेंद्र मोदी की केंद्रीय योजनाओं जैसे पीएम आवास और आयुष्मान भारत का नतीजा है, जो गरीबों तक पहुंचा है। विपक्ष को अब आत्ममंथन करना होगा, वरना 2029 में और बुरा होगा। बिहार के युवा मतदाताओं ने विकास को चुना है, ना कि पुरानी राजनीति को। यह हार सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि
पूरे विचारधारा का है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।